हे गाइस, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल में। मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी नोट्स हैं आपको यहाँ से नहीं बनाने हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप वहाँ से PDF फाइल उठा लेना, आप वहाँ ज्वाइन हो जाना और कुछ क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के होते हैं वो भी मैं आपके लिए वहाँ पे PDF फाइल बना करके दे दूंगा ताकि जो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो और जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वहां से जो क्वेश्चन उठते हैं उनको आप अच्छे से देखो, उनका टाइप समझो और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। दूसरी बात है, अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो मैं अपने ईमेल आईडी वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो उस ईमेल आईडी पर, मैं आपका आंसर वहां पे दे दूंगा। अगर बोर्ड पे समझाने वाली चीज होगी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट, स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसके एग्जाम्पल रह गए थे उस टाइम पे। तो क्रिस्टलेट ठोस के एग्जाम्पल तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको। एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, रबड़ हो गया या प्लास्टिक हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। अब वहां से एमॉर्फस सॉलिड कंप्लीट खत्म हो जाता है, हमें केवल और केवल क्रिस्टलेट ठोसों की स्टडी करनी है। और क्रिस्टलेट ठोसों के बारे में मैं बता चुका हूं। आज केवल और केवल हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलेट ठोसों का वर्गीकरण। किसके बेस पर करते हैं हम, अवयवीकरण के प्रकार व उनके मध्य बंधन के आधार पर। देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, अवयवीकरण तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड आपको पूरे लेक्चर में, पूरे सॉलिड स्टेट में सुनाई देने वाला है। तो अवयवीकरण के प्रकार मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अवयवीकरण कुछ भी हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, परमाणु हो सकता है। ऑन दैट बेसिस मैंने या हम लोगों ने जो भी हैं क्रिस्टल ठोसों को क्या किया है, 4 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला होता है आयनिक ठोस, दूसरा होता है धात्विक ठोस, तीसरा होता है सहसंयोजी ठोस और चौथा होता है आपका आणविक ठोस। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आयनिक ठोस से कि आयनिक ठोस क्या होते हैं। तो मैंने पहले कहा किसके बेस पर यहाँ पर हो रहा है वर्गीकरण, अवयवीकरण के बेस पर। तो यहाँ पर अवयवीकरण कौन होता है, आयन। और बंधन के बेस पर तो बंधन कौन सा होता है यहाँ पर, आयनिक बंध। ठीक है। तो आयनिक ठोस की अगर हम डेफिनेशन आपसे पूछे तो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। क्या लिखोगे, आयनिक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें आयनों के मध्य क्या पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। या आयनिक ठोस ऐसे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसमें अवयवीकरण आयन होते हैं और उनके मध्य क्या पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछने का टाइप बहुत अच्छा है बोर्ड का, RBSC का। मैं आपको बताऊंगा जब लेक्चर खत्म करूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से एक बात तो समझ गए होंगे भाई, नाम से पता चला आयनिक ठोस तो अवयवीकरण आयन होंगे और बॉन्ड कौन सा होने वाला है उनके बीच, आयनिक बंध होने वाला है। जैसे सोडियम क्लोराइड ले लो भाई, सोडियम आयन, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोराइड आयन कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों से एक सॉलिड कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं NaCl। घरों में यूज करता है, आप नमक भी कहते हैं इसको। कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, क्रिस्टल के रूप में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो धनायन और ऋणायन के बीच में एक टाइप का जो फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आपने पढ़ा होगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, दो अपोजिट आयनों के बीच जो आकर्षण बल काम करता है उसको हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। यानी कि आयनिक बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स टाइप का बॉन्ड हो जाता है। हम आयनिक बॉन्ड को कभी कभार एग्जाम में क्या लिख देता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी लिख देता है। तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आयनिक बंध नहीं लिखा और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लिख दिया है तो आप सोच रहे हो कि अब ये आयनिक ठोस नहीं है। आयनिक ठोस जो होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड होता है और उसी आयनिक बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी कहते हैं। तो इसको ज्यादा पूछता है आयनिक की कंपेयर में। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं आगे। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ गई है। अवयवीकरण आयन होते हैं, उनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है या आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं गलनांक की। तो देखो बेटा, गलनांक कुछ होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा, 10th में ही पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्ड जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है कि नहीं होता है। और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी तो देना पड़ेगा। भाई बॉन्ड जितना मजबूत होगा, आयन या पार्टिकल्स होते हैं पास पास होंगे। अब जितना ज्यादा आप उसको टेम्परेचर दोगे, वाइब्रेशन होगा मॉलिक्यूलर, बॉन्ड में स्ट्रेचिंग और बेंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तनन और
बंधन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तक मिल जाएगी उस मॉलिक्यूल को या सोडियम क्लोराइड को या किसी भी आयनिक ठोस को, तो वहां पे बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटेगा तो आयन होंगे वो रैंडम हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? अब क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट आ गई है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस क्या है, अभी भी कण पास पास होते हैं और अभी भी कण थोड़ा दूर दूर होते हैं। समझ में आ रही बात? पहले बता चुका हूँ। टेम्परेचर दे रहे हो तो थर्मल एनर्जी बढ़ रही है ना, और अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में चले जाएगा। और लिक्विड स्टेट में जाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यानी कि इसको लिक्विड स्टेट में ले जाने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है चालकता, जो क्वेश्चन में आती भी है। चालकता, अगर मैं कहूं कि आयनिक सॉलिड क्या चालक होते हैं तो बिल्कुल गलत है। आयनिक सॉलिड चालक नहीं होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं। सॉलिड क्यों नहीं चालक होता है? क्योंकि उनके बीच प्रबल आयनिक बंध होता है, और आयनिक बंध को तोड़ना इतना आसान तो है नहीं। आयनिक बॉन्ड होता है, आयन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब आयन जुड़े हुए हैं तो फ्री नहीं है। और चालकता का मतलब क्या होता है? चालकता का मतलब होता है आयनों का गमन होना या इलेक्ट्रॉनों का गमन होना। अब आयन कब गमन करेंगे? जब आयन फ्री होंगे। और आयन फ्री कब होंगे? जब वो आपका किस स्टेट में आ जाता है? मोल्टन स्टेट में, गलित अवस्था में आ जाता है, या हम इसको जलीय विलयन में डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे NaCl को हमने पानी में घुला तो Na धनायन और Cl ऋणायन में टूट जाएगा वो। अब Na धनायन Cl ऋणायन फ्री हो गए और आराम से गमन करेंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। इसलिए गलित या जलीय अवस्था में तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में इनके बीच स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है और ये फ्री नहीं होते हैं। क्लियर आ रही बात समझ में? ठोस अवस्था में फ्री नहीं होते हैं, गलित या जलीय अवस्था में आयन फ्री हो जाते हैं, इसीलिए विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि चालकता क्या है भाई? आयनों का गमन ही तो होता है या इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक NaCl हो गया, और NaCl टाइप के जितने भी सॉलिड होते हैं, NaCl टाइप का मतलब समझ रहे हो, जिसमें एक धनायन हो और एक ऋणायन हो, तो धनायन और ऋणायनों से मिलकर के जो भी सॉलिड बनते हैं वो सारे के सारे आयनिक ठोस की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब धनायन और ऋणायनों से कौन कौन से सॉलिड बने हैं? जैसे KCl बना है, Na2SO4 बना है, K2SO4 बना है। जनरली कहे तो क्षारीय धातुएं जो होती हैं और क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं, उनके धातु जब किसी अधातु से जुड़ते हैं या किसी भी नेगेटिव चार्ज से जुड़ते हैं तो आप समझ लो वो आपका आयनिक सॉलिड हो गया। देख रहे हो ना, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम ले लो, MgSO4, क्षारीय मृतिका धातु। तो ऐसे सॉलिड जिनमें धनायन और ऋणायन हो, ऐसे सॉलिडों को हम क्या कहते हैं? आयनिक सॉलिड कहते हैं। आराम से पहचान लोगे। सेकंड आता है आपका धात्विक ठोस। धात्विक ठोस नाम से पता चल रहा है भाई अवयवी कण क्या होने वाले हैं। भाई किसके आधार पर वर्गीकरण हो रहा है? अवयवी कणों के प्रकार और उनके बीच बॉन्डिंग के ना। तो धात्विक ठोस का मतलब क्या होगा भाई? जिसमें अवयवी कण क्या होने वाले हैं? धातु। बिल्कुल। अब अवयवी कण धातु होंगे तो धातुओं के बीच कौन सा बॉन्ड लगेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो, 11वीं क्लास में पढ़ा है, धातुओं के बीच के बॉन्ड को हम धात्विक बॉन्ड कहते हैं। तो बंधन यहां पर क्या हो जाता है? धात्विक बंध। पता है आपको, धात्विक बंध भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। अब आप बोल रहे होंगे सर यहाँ तो आयन थे इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, यहाँ पर तो आयन नहीं है, कहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया? तो मैं आपको बताने वाला हूं। स्थिरवैद्युताकर्षण बल यहाँ पर भी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? देखो बेटा, जो भी मेटल होता है उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंडेड होता है। किससे? न्यूक्लियस से। या कहें तो वो जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल उसको दान करने की क्षमता रखता है। आपने पढ़ा होगा मेटल की डेफिनेशन यही है, जो अपने अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखते हैं, मेटल कहलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान कम होता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी का मान कम क्यों होता है? क्योंकि भाई जब ये अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? इक्वल टू इनर्ट गैस। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 281 या 1:2:2 2p6 3s1। अब देखो 3 वाली जो सेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अब क्या होगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके बाद इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जो कि नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल होता है। दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए अपनी स्टेबिलिटी को रखने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब त्यागेंगे अपना तो क्या होगा?
जैसे हम सोडियम की बात कर रहे हैं इजिली, तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का इसने अपना रिलीज कर दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इस जो पॉइंट जो ये बचा हुआ है सोडियम पॉजिटिव आयन, इसको हम कहते हैं कर्नेल। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन होता है और ये कर्नेल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ कर्नेल इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ कर्नेल भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और कर्नेल क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई ऐसे बहुत सारे सोडियम होंगे ना, आगे भी तो होंगे, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनके बीच का जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहां भी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है और यहां भी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, इसीलिए एग्जामिनर क्वेश्चन में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल देता है कंफ्यूजन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर पता कैसे चलेगा, तो पता अब मैं बताता हूं कैसे चलेगा आपको। देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, तो आप कहोगे इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होने वाला है। अब बोला आप सर हाई क्यों होता है, मैं बताता हूँ हाई क्यों होता है। देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई इसलिए होता है, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसी का थोड़ा हाई किसी का और ज्यादा हाई, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। में जितने कोर इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा मेटल उतना ही हार्ड होगा। होगा कि नहीं होगा। जैसे आयरन और सोडियम की कंपेयरिंग करते हैं, देखो आयरन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई आयरन की रॉड देखना कितनी हार्ड होती है, और सोडियम के आउटर मोस्ट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो हार्डनेस डिपेंड करती है किस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनको हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं जितने ज्यादा होंगे उतनी इजिली वे में उतना ही ये क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, और जितना हार्ड ये होंगे इनको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए। तो हालांकि मेल्टिंग पॉइंट तो सबका हाई होता है, लेकिन अलग अलग मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग ही आते हैं, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा और उतना ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। डन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं चालकता की। बेटा ये सॉलिड एज वेल एज मोल्टन दोनों स्टेट में क्या होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्यों, मैं आपको पहले कह चुका हूं, इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है एंड वाला वो कोर इलेक्ट्रॉन होता है, और बहुत ही इजीली वे में वो क्या होता है, फ्री हो जाता है, सॉलिड स्टेट में ही वो फ्री ही रहता है। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि इनका फ्री है, वो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है, आराम से डिलोकलाइज करता है, और इलेक्ट्रॉनों के गमन या आयनों के गमन को ही तो हम चालकता कहते हैं। तो सॉलिड स्टेट में तो ये गमन करते ही करते हैं, मोल्टन स्टेट में तो करेंगे ही करेंगे। तो मोल्टन स्टेट हो चाहे सॉलिड स्टेट हो, वहां पर इनका इलेक्ट्रॉन गमन करता रहता है। इसीलिए सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट में, ठोस अवस्था गलित अवस्था में, ठोस अवस्था व गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। ठीक है बेटा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा चलो एग्जाम्पल बताने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, आप सब जानते हो सॉलिड जितने भी मेटल होंगे वो सॉलिड मेटल होंगे, वो सारे के सारे इस कंडीशन में आ जाएंगे। मरकरी थोड़ा सा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए उसको नहीं लेकर के आप जितने भी हैं मेटल उन सबको एग्जाम्पल ठोक दो। कौन कौन से, जैसे एजी है, एयू है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक, है कि नहीं है, कुछ भी ले लो। अब इन दोनों में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये पूछता है ऐसे ठोस का उदाहरण दीजिए जिसमें अवयवी कणों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये बोलेगा ठोस अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं या नहीं होते हैं। अगर ये लिख दें कि ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होते हैं तो समझ दो आयनिक ठोस है, और कहे कि ठोस अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं तो समझ जाओ धात्विक ठोस है। समझ रहे हो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है, कॉपर ठोस और लिक्विड या मेटल दोनों, मोल्टन दोनों अवस्थाओं में, मतलब ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जबकि कॉपर क्लोराइड सेकंड या क्यूप्रिक क्लोराइड कह दो उसको, क्यूप्रिक क्लोराइड केवल गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में नहीं। कारण दीजिए, तो कारण दे सकते हो, इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट में, इसलिए इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं सॉलिड में भी और मोल्टन में। सॉलिड स्टेट में आयनिक बॉन्ड होता है, आयन फ्री नहीं होते हैं, जब इसको जलीय विलयन में घोलते हैं या इसको गलित अवस्था में लाते हैं उसके बाद ही इसके आयन फ्री होते हैं, इसीलिए ये गलित अवस्था में विद्युत का अच्छा चालन कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा द सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
एक मूवी थी, उसमें सुना होगा आप लोगों ने, नहीं भी देखी है तो अच्छी बात है। लेकिन सॉल्ट वाटर जो होता है अच्छा कंडक्टर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आगे के जो ये 2 टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।